बात है। मैंने आधे घंटे तक उसका प्रवचन सुना। आधे घंटे बाद मैंने कहा ये फैक्ट है, ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना बन के निकल सकता है। बोला कैसे निकल सकता है? मैंने कहा ऐसे ही हो सकता है, एक तरफ से आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना बनते हैं, वैसे ही जैसे हम इधर से वोट कमलनाथ जी को देते हैं, उधर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बन के निकलते हैं। ताली बजाइए अगर मजा आए तो ताली। कैसे नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी बेंगलोर जा सकता है। आनंद के साथ ताली बजाते रहेंगे तो अच्छा, थोड़ा सा क्या है, मन बनता है हम लोगों को। ये लाइट से जैसे माइक चलती है, ऐसे हमारी एनर्जी ड्रिंक है कि ताली आदत हो जाती है। जैसे किसी की आदत खराब है, हम कवियों की ताली की आदत है। आदत किसी की खराब न हो जाए, बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई। श्रीमान भैया कहाँ है, जहाँ बैठे हो राजकुमार भैया। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी उसकी भी। तो शादी में जयमाले में पहुंचा तो बीवी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी। किसी की आदत खराब ना हो जाए, बड़ी खराब थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आनंद के साथ इसी तरह मस्ती के साथ रहिएगा। हम ये हेमंत भैया शुद्ध पंडित आदमी है, इनकी भी आदत खराब है। हालांकि पंडित शब्द से भी बड़ा खतरनाक शब्द है आदमी। अभी मैं ऐसे जेब से निकाल रहा था तो हेमंत भैया बोल रहे थे कि जेब में क्या रखे हो? मैंने कहा पर्ची रखा हूँ। मैं थोड़ी एक जेब में ब्राह्मण, एक जेब में बनिया रख सकता हूँ। मैं कभी हूँ, मैं पर्ची ही रखूंगा। ताजा माल लाया है, ये तो तुमको भी पता होगा किसने बोला है। पीछे तक के लोग जरा ताली बजाओ, बच्चे का हौसला बढ़ाओ। दादा आज मैं अपने फार्म में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, अपनी गली में हूँ। और अपनी गली में तो बस इसी मन के साथ मित्रों, मुझे नहीं पता कि दादा ने जो बताया वो सच है कि नहीं। मैं जाने लगा हूँ इनके पीछे पीछे आदरणीय संपत सरल जी और शशिकांत दादा के पैरों के साथ पीछे बढ़ने लगा हूँ कि नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार सचमुच यही कि मैं अपने घर में इतना स्नेह पा रहा हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए सचमुच कोई आदत। जैसा मैंने बताया, ये जैसा मैं बता रहा था, हेमंत भैया शुद्ध पंडित आदमी है। ताली की आदत कवियों की खराब है। शुद्ध पंडित आदमी हेमंत भाई, इनकी भी आदत खराब है। बनारस हवाई अड्डे से एक दिन हम और हेमंत भैया उड़े दिल्ली कार्यक्रम के लिए, तो एयर होस्टेस आई और इनसे पूछी, बोली सर क्या चाहिए आपको? अब ये शुद्ध पंडित आदमी, इनकी भी आदत खराब है। बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, कद्दू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो इनके कान में मुंह लगाई। बोली देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे, विजय माल्या के तेरही नहीं बैठे। मैं इसी मन के साथ सुनते रहिएगा। मेरे में बस का यही है, मैं इसी तरह से आध्यात्मिक बातें कर सकता हूँ। बाकी प्रेम मोहब्बत में आएंगी तो पद्मिनी जी, मेरे बस का प्रेम मोहब्बत है भी नहीं ज्यादा। आजकल प्रेम बदल गया। कलयुग का प्रेम और खतरनाक होता है। वो त्रेता द्वापर का प्रेम था। वो 2 आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे आए? तो एक बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम बताओ, तो वो बोला कि साहब हम शर्म से मर के आए। चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे। बोले शर्म से कैसे मरे भाई? बोला हम 4-5 दिन अपने शहर के बाहर थे और जब शहर लौटे तो अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमें लगा कि घर के अंदर कोई आवाज आ रही है। हम अंदर गए तो पूरा घर छाने, लेकिन कोई नहीं मिला। तो हमको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी शर्म लगी, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त हैरान हो गए। वो ठंड वाले से भी पूछे कि भाई तुम भी बता दो कैसे मरे? तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा। बोला भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे? बोला हाँ भैया अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे? बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम शर्म से मरते हो, ना मैं ठंड से मरता। इसी प्रकार मेरा मन थोड़ा थोड़ा देते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियों से धीरे से शुरू होता हूँ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ। 4 पंक्तियां सुनिए। एक सरकार ने नियम बनाया, अभी कानून बनाया। मुझे लगा कि वो नियम, वो कानून अभी ही क्यों बनना था, पहले क्यों नहीं बना। मैं अगर ठीक ठीक बात पहुंचा दूं तो फिर आपका आशीर्वाद मेरे निवेदन करता हूँ, सुनेगा। शुरू होता हूँ मेरे से। इस संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है,
अगर मैं पकड़ लिया हूँ बात कि क्यों वो नियम अभी आया, पहले क्यों नहीं आया, तो आपका आशीर्वाद मिलेगा कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है कि 2 बच्चे थे पहले ही, हेमंत भैया, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी बात अगर ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद मिलेगा कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। तो सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। आप लोग बड़े बस सुनते रहिएगा। कोरोना देखिए कोई बात नहीं, आपको देखने को कहीं मिल रहा है। मैं जैसे अभी रीवा आज गेस्ट हाउस से दादा को लेकर चला तो एक दादाजी मिले, तो मैंने कहा भैया आपको भी पता है दादा कि कैसे कोरोना हुआ, होता कैसे, ये बीमारी कैसे होती है, आपको भी पता चला? तो 2 मिनट सर्फ हो जाएगा। अब बोले लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। ये कारण मैं पहली बार सुना। हाँ, दादा खांसी आ रही थी तो हम कहे दादा जांच कराइए, बोले जांच नहीं कराऊंगा अमित, पक्का निकल आएगा। हम दादा को जिला अस्पताल ले गए तो सामने डॉक्टर से बोले कि हमको खांसी आती है, बुखार, तो बोले जांच कराइए, बोले जांच नहीं कराऊंगा, बिना जांच करे जानूंगा कि हमको है कि नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ये 2 मिनट तक सोचे। और वरिष्ठ कवि हैं दादा, आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिमाग होगा। दादा 2 मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में 3-4 बार खांसे और बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। आइए 4 पंक्तियां और सुनिए, कोरोना के बाद बदला क्या क्या। देखिए हमको आज आदरणीय राजकरण दादा तक और संपत सरल दादा तक, शशिकांत दादा तक पहुंचना है। मैं तो आपके घर का हूं इसलिए सीमित बातों पर बात करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। 4 पंक्तियां, कोरोना के बाद बदला क्या क्या, अगर ठीक लगा हो तो निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग कन्याओं को बहुत कहते थे कि मुंह बांधे हुए घूमती, अब सब घूमते। सुनेगा रंजना जी। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति से बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे पे आई है जिनकी दुर्दशा मेरे जैसी ही है घर में। कोरोना ने क्या चमत्कार किया था कमलेश्वर भैया, कार्यक्रम से जाते थे तो पानी मांगते तो गिलास में पानी आता था। कोरोना में सुबह सुबह लॉकडाउन में उठते थे तो पानी मांगते थे तो गिलास में नहीं बाल्टी में पानी आता था और धीरे से कान में कहा जाता था कि आज पोंछा आपको ही लगाना है। कल तक चाय भी जो पति से बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कभी बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले। एक महानायक को कोरोना हो गया, कोरोना के समय महानायक के कोरोना होने पे अजीब सी घटना क्या दिखाई दी। 4 पंक्तियां दृश्य दिखाता हूँ, सुनेगा, निवेदन करता हूँ। आपने भी सुना होगा, अगर कवि की नजर गई तो आपका अगर नजर पड़ी हो तो आशीर्वाद मिले, सुनेगा, निवेदन करता हूँ। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। सुनिए तो तालियों के साथ मजेदार सुनिए। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूँ। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। निकले तो अमिताभ। आप लोग की दृष्टि बड़ी खतरनाक है। राजनीति पर मुझसे ज्यादा बात नहीं होती है। राजनीति पर क्या बात करना भैया, तुम आप राजनीति इस तरह बात भी नहीं हो पाई, ज्यादा क्या बात करना। अभी रैगांव पे चुनाव प्रचार चल रहा था तो एक नेताजी चुनाव प्रचार करने गए
तो बाहर से ही बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। एक नेताजी और चुनाव प्रचार करने गए तो बोले कि क्या समस्या है आपके गांव में? बोले हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे गांव में, केवल शमशान नहीं है। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आनंद के साथ सुनिए, 4 पंक्तियां और सुनिए, निवेदन करता हूँ। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति। हाँ सुनिएगा, निवेदन करता हूँ यहीं से। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको शादी से आते जाते पहले भी मैं आपको देखती थी आपके घर में। मैंने कहा जब इतना मुझको देखती थी तो क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा। खतरनाक बातें करती हो। कह रही थी एक दिन, कहती जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूँ। ये जो नए लड़के हैं ना, ये दरअसल हम शादीशुदा पुरुषों का मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक मत समझिए सर, विवाहित पुरुष की शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ भैया, महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पुरुष भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। उसके बाद मैं एक कविता और अपना स्थान लूंगा, धीरे से निवेदन स्वागत सुनाइए। कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। अगर आप लोग को भी आत्मकथा लगे तो जीवनी लगे अपनी, धीरे धीरे ताली बजाते रहे। कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे, इसलिए जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। और शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द ऐसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां कुछ अच्छी कर दूं, निवेदन करता हूं। कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, आज जैसा दादा कह रहे थे घर में भी आदरणीय मंत्री जी के, कि कुछ बदला है तो कुछ सीखने को मिला है इस बीमारी से। अगर 4 पंक्तियां मैंने ठीक कह दी हूँ, आपका ये गांव है, आपके गांव में भी कुछ लोग लौट कर आए होंगे बीमारी में। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके दरवाजे पर, देखना चाहता हूँ पहाड़ी अच्छी पंक्तियों पर भी कैसी तालियां देता है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कौन कौन लोग गांव लौट कर आए हैं? अगर मैंने एक पंक्ति में तर्क ठीक पकड़ा हो तो आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता है कि क्या है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और संभालिएगा अगली पंक्ति पीछे तक। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव। दरअसल ये संस्कार हमारी माटी के थोड़ा सा दूसरे होते हैं। हम लोग विंध्य क्षेत्र के, हमारे यहाँ संस्कार ज्यादा होता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हुए, उनके 2 बेटे थे। तो बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू तुम जरा तैयारियां करना, हम गंगा जी हुआ इलाहाबाद प्रयाग, तुम तिरहमी की तैयारियां करना। तो जब गया छोटू 10 किलोमीटर पहले नैनी में भैया जाम लग गया, तो वहीं बाबूजी को किसी नाले में निपटा के चला आया। जब आया तो बड़े वाले को शंका हुई, तो दूसरे दिन वो भूमिका बांटने लगा
कहा छोटू तुम बाबूजी को कहाँ छोड़ आए? रात में बाबूजी सपने में आए थे, कह रहे थे छोटू हमको प्रयागराज नहीं पहुंचाया, तो कहाँ छोड़ आए तुम बाबूजी को? संस्कार देखिए बिंद का। छोटू बोला भैया हमको बाबूजी की यही आदत नहीं अच्छी लगती। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने चले आए, 10 किलोमीटर प्रयाग बचा था तो नहीं जा सकते। मैं आइए एक कविता निवेदन करता हूँ, 2 मिनट की बस, जिसने मुझे इन बड़े लोगों के बीच बैठने के उठने के लायक बनाया। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा, बस मन दीजिएगा मुझे थोड़ी देर के लिए, कोई ताली कोई बाह नहीं, बस मन दीजिएगा मुझे। एक कविता, मैं जब पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहाँ से कहाँ तक गई। निवेदन करता हूँ, सुनेगा, मैं निवेदन करता हूँ कि कल रात चित्र बनाइएगा। कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम प्यारी, ये तो बताओ कौन हो तुम? बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं? पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं? मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था? मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुष्कारित्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने कहा आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर कन्या देवी की मूर्त है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिस्कियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है, अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां आएंगी। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी तो रोकते खड़े हो जाते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, कविता को संक्षिप्त करता हूँ, उसने कहा कि आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, बिट्टू लाडो दामने उन सभी बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा था। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको तो मत आना। इस कविता को जब मैं पढ़ा तो दादा ने कहा कि इसको पूरा करो। आखिरी 4 पंक्तियां मैंने उपसंहार कही उस बच्ची से, अगर ठीक लगे तो विदा कर दीजिएगा। पहाड़ी वालों बहुत स्नेह दिया आपने कि डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी असमत में फिर कोई आंच न आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भाई रमेश शुक्ला, जिन्होंने हंसते हंसाते हुए बेटियों के दर्द को चिन्हित करते हुए उसे मर्दानी बनने का संस्कार दिया। पहली बार हमारे कांग्रेस के बड़े विधायक जी के कवि सम्मेलन में मैंने इन्हें सुना था। जब इन्होंने अधूरी कविता सुनाई थी तो मैंने कहा कविता पूरी हो जिसका संदेश पूरा होना चाहिए। एक बार अमित शुक्ला को, आपके घर के कवि हैं, लेकिन जरा जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए कि उनकी कलम और यशस्वी हो, दिग्विजयी हो। आइए मैं इस यात्रा को और आगे बढ़ाता हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश से एक ऐसा कवि जो हर दिन टीवी के माध्यम से आपके घरों में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचता है, नेताजी लपेटे के माध्यम से, या मैं ये कहूँ कि किसी भी कार्यक्रम में वो हो टीवी के तो वो आप तक पहुंचते हैं, लेकिन आज वो आपको हास्य रस की कविता सुनाने के लिए आए हैं। छोटे छोटे व्यंग उनके पास है, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके मन तक उतरेंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। एक बार जरा तालियां बजाइए। मैं भाई हेमंत पांडे को आपके बीच बुला रहा हूँ। अमित शुक्ला के बाद कि प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। इस पतले कवि ने कविता पढ़ी, अब इस मोटे की बारी है। जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री हेमंत पांडे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, आवाज खोल दो, ठीक है, आवाज खोल दो और खोलो। हेलो, हाँ, और खोलो, इको मत डालना इसमें। हाँ बस।
चलिए, इको मत गाना डालना है, गाते हैं बहुत बुरा लगता है। प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। जिन महान लोगों की स्मृति में ये कवि सम्मेलन हो रहा है, एक परंपरा की तरह इस कवि सम्मेलन को हर साल के लिए करते हैं, उन सभी के चरणों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देश के श्रेष्ठ व्यंग्यकार आदरणीय संपत सरल जी इस मंच पर बैठे हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं और हिंदुस्तान के वर्तमान में सबसे बड़े संचालक आदरणीय शशिकांत यादव जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश का हूं। मंत्री जी मुझे बता रहे थे, शशि भैया भी बता रहे थे कि मेरा टीवी शो आता है लपेटे में नेताजी, उसमें तमाम दलों के नेताजी आते हैं और मैं सबको लपेटता हूं। इस समय भाजपा वालों को थोड़ा मैं छोड़ रहा हूं, उनको नहीं लपेटता हूं सर। उनको नहीं लपेटने का दो कारण है। एक कारण तो यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि आजकल मैं कार से चलता हूं। उत्तर प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में कार से आग हो जाते हैं जिंदा। ताली गाइएगा जोरदार, ताली आपकी थोड़ी कम आ रही है, अगर अच्छी आएगी तो और अच्छी बात होगी। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर जितने लोग आगे की पंक्तियों में बैठे उनमें कोई नेता नहीं है, क्योंकि कवि सम्मेलन में जो लोग होते हैं वो नेता नहीं होते हैं, वो घर के होते हैं। क्योंकि अगर ये कहा है कि अगर किसी के चेहरे पर दाग लग जाए तो आईने के सामने नहीं बैठ सकता है। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो यहाँ पर बैठ के कवियों को सुनना है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। मैं तो सर कानपुर से हूँ, हमारे तमाम कानपुर के बड़े नेताओं को आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहीं के रीवा के नेता अच्छे होते हैं, हमारे कानपुर के नेता भी बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में कर रखा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर में एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। ताली अभी भी आपकी कमजोर है, जोरदार ताली बजा दीजिए तो मैं धीमे धीमे शुरू हो जाऊँ। मैं तो सब कानपुर से आया हूँ और मैं जब सामने बैठता हूँ तो देख लेता हूँ कि भैया थोड़ी देर चाय पानी अगर बंद कर दोगे तो हम लोगों का काम भी चल जाएगा। 10-15 मिनट के लिए बंद कर दीजिए आप बस जी। मैं बहुत ईमानदार कवि हूँ, मैं सामने देख लेता हूँ कि किस दल के लोग नेता बैठे हुए हैं, उन्हीं के पक्ष में मैं कविता पढ़ता हूँ। बीजेपी वाले दूसरे कभी कभी नेताजी बहुत नाराज हो जाते हैं। एक ने कहा कि बहुत विकास हो रहा है और बीजेपी के राज में तुम क्यों उनका विरोध करते हो। तो मैंने 4 पंक्तियां बीजेपी के पक्ष में लिखी है। अगर पक्ष सही हो तो जितने लोग हों ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। लोग कहते हैं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया और मैं कहता हूं कि बीजेपी ने जितना विकास किया पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। मिल रही है रोटी वो घास चाह रहा है। मंत्री जी अंतिम पंक्तियों में आपकी तालियां जरूर चाहता हूं। मिल रही है रोटी वो घास चाह रहा है, घास को तो छोड़ो कुछ खास चाह रहा है। मोदी के राज में हम जिंदा बच गए, इससे भी ज्यादा कमबख्त वो विकास चाह रहा है। आपका आशीर्वाद मिल गया, अब इससे ज्यादा बताइए क्या विकास होगा। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, विरोध कर रहे हैं भाजपा का। तो मैंने कहा क्यों विरोध कर रहे हो। मैंने 4 पंक्तियों में उनको भी निपटाया। मैंने कहा घर में आ रहा है सिलेंडर, सिलेंडर घर घर आ रहा है। सिलेंडर घर आ रहा है तुमको मोल की पड़ी है, सड़कों पे चल रहे हो तुमको टोल की पड़ी है। देश से शायद तुमको मोहब्बत ही नहीं, या हिंदुत्व खतरे में है तुमको पेट्रोल की पड़ी है। अब आपके आप मुझे लगा व्यंग आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं और दादा संपत सरल देश के बड़े व्यंग्यकार का आशीर्वाद मिल जाए तो यहाँ आना धन्य हो जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, हमारे मंत्री जी बार बार बता रहे थे कानपुर वाले थोड़े से अलग टाइप के होते हैं उत्तर प्रदेश वाले लोग। अभी जब स्वर्ण पदक हरियाणा के लोगों ने जीता तो वहां के लोगों ने व्यंग किया, यानी उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं जीत पाते, हरियाणा के लोग पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जीत पाते। तो हमने कहा हरियाणा के लड़कों में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लड़कों में बहुत अंतर होता है। हमने कहा हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे उठता है, 2 घंटे जिम जाता है, जिम जाने के बाद घर में आता है 2-4 किलो फल खाता है, फल खाने के बाद अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, फिर 2 घंटे जिम करता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे उठता है, 2 घंटे रनिंग करता है, रनिंग करने के बाद आता है, फल खाता है, फिर वो जिम जाता है। मतलब कुल मिला के हरियाणा का लड़का एक दिन में 4 घंटे जिम, 4 घंटे योगा, 4 घंटे घूमता है। हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं। सबसे पहले घर के नजदीक जो पुलिस चौकी होती वहां जाते हैं, चौकी इंचार्ज के साथ एक सेल्फी लेते हैं,
और डालते हैं नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो बताइए, उसके मुख्यमंत्री यही होता हम लोगों के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शाम को 4-6 लड़कों के साथ में स्पीकर खोल के उसी दरोगा को अड़काते हैं। ऐसा है, तुमने अगर हमारे दोस्त को नहीं अगर छोड़ दिया तो तुमको हम निपटा देंगे। तो दरोगा समझ जाता है यार ये नशे में है, उसकी बात सुन के दरोगा फोन काट देता है। रात में 12 बजे वो दरोगा उसको मारते मारते थाने ले जाता है, थाने में बंद हो जाता है। अगले दिन विधायक उसकी पैरवी करता है। तो जब वो छूट के आता है तो 15 दिन बाद सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है वो 1,35,000 की। उसके बाद वो चेयरमैन का चुनाव लड़ता है। चेयरमैन चुनाव लड़ने के बाद वो विधायकी लड़ता है। विधायक बनने के बाद वो फीता काटता है। तो उत्तर प्रदेश के लड़के फीता काटने के लिए हैं, ना कि दंड पेलने के लिए। ताली भी एक बार कमजोर है, जोरदार बजा दीजिए। वीर रस के कवि हैं हमारे शशिकांत भैया, कहने लगे जो भाला नीरज चोपड़ा ने फेंक के स्वर्ण पदक जीता था उसको हम पाकिस्तान फेंक के उसको निपटा देंगे। तो हमने कहा 2 कौड़ी का पाकिस्तान, उसके लिए इतना बड़ा भाला फेंकोगे आप? मैंने 4 पंक्तियों में मंत्री जी पाकिस्तान को निपटा दिया। मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना, पहले सुन तो लो। कपड़े जिस पे टंगते हैं पाकिस्तान को कैसे निपटाया? कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। चौथी पंक्तियों में एक हाथ खड़े उठा के ताली बजाना। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कैसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग तो पाकिस्तान को साहब ऐसे निपटा देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने सर पे है, तो समय टीवी में डिबेट आता है, सामने बीजेपी वाले कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कह रहे हमने 4 साल में देश को बदल दिया, बहुत कुछ किया। सामने कांग्रेस वाले हैं, कह रहे तुमने कुछ नहीं किया। यही डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी की है, पति अगर कांग्रेस का है, समाज में मजा आ जाए तो आप ताली बजाइएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों वर्षाल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। मंत्री जी की ताली बजा रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां व्यंग्य की और पढ़ता हूँ। व्यंग्य यहाँ नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा। बेटा बोला बाप से एक काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से एक काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूँ, अबे बाप हूँ तेरा अडवाणी नहीं हूँ। तो साहब हम लोग तो हास्य कवि हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई हास्य कवि के टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, ताली अभी भी कमजोर है आप, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल के मास्टर बड़े होशियार होते हैं। पद्मिनी जी कहीं जा रही हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगी। प्यार मोहब्बत की अद्भुत कवित्री हैं, श्रृंगार की बहुत बड़ी कवित्री हैं। मैं तो हास्य कवि मंत्री जी, मैंने प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं लिखा। अच्छा पहले मैं लिखता था। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तब से हमने अपने विचारों को त्याग दिया। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। क्यों दूर रहता हूँ? 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, मजा आ जाए तो ताली बजाना। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। और प्यार मोहब्बत इसलिए भी दूर रहता हूँ मंत्री जी, किसी लड़की से आप कुछ भी पूछ लो तो इतना ऊट पटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया पिंक। तो आप समझ लीजिए कि लड़कियों से मैं क्यों इतना दूर रहता हूँ।
लड़कियों की बीमारी होती साहब, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, इस पे मंत्री जी ने सबसे ज्यादा ताली हो जाएगी, पीछे वाले भी हाथ उठा के ताली कर बजा दे। बहुत तो ऐसा बहुत देता हूँ प्यार मोहब्बत से, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे शशिकांत भैया हैं, हमारे लिए केवल कवि नहीं, हमारे लिए संरक्षक हैं। उंगली पकड़ के पूरे हिंदुस्तान में घुमाया। तो हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं यार ये तो मंचों पे आते हो, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते हो, श्रृंगार से भागते हो, लड़कियों से दूर रहते हो, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। मेरा एक बचपन का मित्र है मंत्री जी, उसने हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना दे रहे हो, मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। उसके बाद हम IIT की तैयारी करने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद या तो IIT या SSC करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के बाद हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए एक बार, तो आप समझ जाइए तो प्यार मोहब्बत से आप बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छा, आप घर में लोग हंस रहे हैं, दादा का आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अच्छा, प्यार मोहब्बत तो साफ छोड़ो, हम लोग तो साफ हाथ से कभी हैं। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। कोई सीरियस नहीं, हम लोग शादी इसीलिए नहीं होती है। हमारे पास तो तमाम रिश्ते कानपुर में आए, पता चला लड़का हाथ से कभी, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा, लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा, लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते माने लौट गए। तो 4-6 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई लखनऊ में। मंत्री जी बहुत हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। 6 महीने बाद मंत्री जी हमारी शादी हो गई लखनऊ में, मतलब तय हो गई। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की फाइनल कर ली है, शादी चल के फाइनल कर लेंगे। हमने कहा ठीक। हम 11 बजे नहा धो के सूट पहन के तैयार हो गए। पिताजी का ठीक 11 बजे फोन आया, कहने लगे बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम होने वाली लड़की जाओ, अकेले देखा और शादी फाइनल। और ये बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तुम जा रहे हो तो कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। तो 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। ताली भी कमजोर है आपकी जी। तो 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। तो जमानत के बाद मंत्री एक रिश्ता आ गया। लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। हमने पूछिए, कहने के अगर बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के तुम पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा अंग्रेजी से में क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा पर्व आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है? अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे हैं आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहाँ तालियां आती हैं तो कहाँ सुनाते हैं छोटी ABCD? कहने के तुम अंग्रेजी में फेल, गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने के 45 का पढ़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नामों पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये वाला मैच नहीं जिसमें भारत हारी है। हालांकि हमने एक भक्त से पूछ लिया, भक्त को हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए उनको एक ही आदमी दिखता है, योगी और मोदी। तो हमने एक भक्त से पूछा, हमने कहा यार ये पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, तुम्हारी क्या टिप्पणी है? उसने कहा हरा दिया तो क्या हुआ, आएगा तो मोदी ही। उसको मतलब ही नहीं किसी चीज से उसको
मतलब नहीं है। तो मंत्री जी हमारी शादी हो गई। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी। शशि भैया आए थे उसमें आशीर्वाद देने, संपत दादा। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा देश मैच देखता है और घर से कोई नहीं निकलता। उसी दिन हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा, देख के हमको, हमने अपनी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? शादी तो आप लोग ऐसे बजा रहे थे, बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले भाई शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। हम ऐसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, उन्हें बीवी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के रस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है, ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल का तो हमारे साले ने भगा दिया। अब मेरे घर के सामने पुलिस थाना, मंत्री जी पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है, घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी कर रहा हूँ, समझ में आ जाए हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाई। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। समझते हैं आप, प्रणाम करता हूँ। व्यंग की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जहाँ संपत सरल जी बैठे हों। अगर वहां पर व्यंग ना पढ़ूं तो आना सार्थक नहीं। शशि भैया बैठे हैं। एक व्यंग मैं उनसे जशवाना चाहता हूँ। मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ आपका ध्यान भी इस कविता में रहे। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो वो जान ही नहीं पाता कि वो देशभक्त है कि देशद्रोही है, क्योंकि आजकल उसके ये चीज उसके पिताजी नहीं तय करते, ये बात नेता तय करता है। कड़वा व्यंग है, अगर यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था कि कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे ये पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा आप समर्थन कीजिएगा। उसने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं
मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात होती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। वाह 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 वाह। ये थे भाई हेमंत पांडे, जिन्होंने कहा कि देश बातों से नहीं पक्के इरादों से चलेगा। हंसते हंसाते हुए अगर उनका व्यंग आप तक पहुंचा हो तो जरा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाए कि वो मध्य प्रदेश में आए हैं और कार से ही जाएंगे, लेकिन उनकी ना कार पलटेगी ना कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि वो कमलेश्वर जी के कार्यक्रम में आए हैं। निश्चित रूप से उनकी रक्षा सुरक्षा की जाएगी। आइए मित्रों, हम इस यात्रा को आदरणीय संपत सरल जी तक पहुंचाएं। उसके पहले इस कवि सम्मेलन का बड़ा एक सुनहरा पड़ाव है, या मैं ये कहूँ कि व्यंग के बीहड़ में जाने के पहले गीतों के गुलशन से आपकी यात्रा को गुजारना चाहता हूँ। हमारे बीच इस देश की बड़ी प्रिय कवित्रियों में से एक युवा कवित्री आदरणीय पद्मिनी शर्मा यहाँ बैठी हैं, जो प्रेम को गाती हैं, जो प्यार को गाती हैं। मैं इस सिंहावल की इस धरती पर, जहाँ पर प्रेम को जीने वाले लोग सामने बैठे हैं, मैं आप सब लोगों की सार्थक उपस्थिति में आदरणीय पद्मिनी जी को आपके बीच आवाज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। आदरणीय राजकरण जी, प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। एक आंख काजल है, एक आंख पानी है। पहले हंसकर मिलते थे, आज मिलकर हंसते हैं। वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है। जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय पद्मिनी शर्मा, नई दिल्ली। आप सभी को पुनः नमन करती हूँ। थोड़े से लोग जा रहे हैं और मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के लंबे दौर के बाद बसंती बुआ कहाँ जा रही हैं? कवित्री के टाइम पे जा रही हो? आ रही हैं? वो लोग जब जा रहे थे तो दिनेश जी की पंक्तियां याद आ गई मुझे कि तुम अधूरी बात तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है। जो कहा मैंने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और बार बार आना चाहती हूँ। यहाँ के लोगों का स्वभाव, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी शालीनता, उनकी सहजता और उनकी विनम्रता से मुझे प्यार हो गया है। नहीं का आधार कार्ड बनवा लो। किसी का भला ना हो, लेकिन हमारे कमलेश्वर भैया का एक वोट तो बढ़ेगा। आदरणीय शशिकांत जी क्या खूबसूरत संचालन करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास, हमारे परिवार में ये है और हमारे पास संचालन के लिए इतने अच्छे कवि हैं। असल में हम इनको संचालन इसलिए भी दे देते हैं हर कवि सम्मेलन का, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये अपने कवि सम्मेलनों का तुम ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे घर में तुम ही बोलते हो। नहीं, अभी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है बेटा, तुमको पता नहीं। ये आदमी मंत्री बन जाए, कवि बन जाए, व्यंग्यकार बन जाए, या राजकरण जी सरी का वरिष्ठ हो जाए, अध्यक्षता करने लायक, तो भी वो घर के बाहर ही विवेकानंद रहता है। घर में घुसते पत्नी एक ही बात कहती है कि तेरे में अक्कल नहीं है, तो वो मुंडी हिलाकर स्वीकार करता। मंत्री जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर भाषण दिया और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो आपको विवेकानंद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपके अंदर देवानंद बसे हुए हैं। मैं प्रेम की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरना चाहती हूँ। पहली बार यहाँ पर आई हूँ, संपत सरल जी के साथ एक कठिन यात्रा के बाद यहाँ पर पहुंची हूँ। इनके साथ तो सबको यात्रा कठिन लगती है। तो हम भी क्या करें, तुम्हारे भाग्य में यही उबड़ खाबड़ लिखे थे। वरना हमने तो तुमसे कहा था कि तुम रीवा आ जाओ, हमारे संग आती तो आनंद ही आनंद।
देखिए कुंवर जी हमको बहुत अच्छे से लाए हैं। हाँ कुंवर जी है कि चलेगा? वापस लेके चलना, यही छोड़ मत जाना। स्वागत से। ये इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है, इसलिए इतने शैतान हो जाते हैं कभी कभी। स्वागत सुनाइए। प्रेम की 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। जब मुझे प्रेम प्रस्ताव आया तो मैंने क्या जवाब दिया, आपसे बांटने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। और आप मुझे बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा। सुनिएगा। मैं सुकून अपना खोना नहीं चाहती, मैं सुकून अपना खोना नहीं चाहती, अपना दामन भिगोना नहीं चाहती, इसलिए प्यार को मैंने ना कह दिया, इसलिए प्यार को मैंने ना कह दिया, मुस्कुरा कर मैं रोना नहीं चाहती, मुस्कुरा कर मैं रोना नहीं चाहती, मुस्कुरा कर मैं रोना। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप वापस आ गए। 4 पंक्तियां हाजिर करना चाहती हूँ। मेरे यहाँ बहुत कम बहनों की उपस्थिति मुझे नजर आ रही है। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं। और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूँ और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूँ। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 4 पंक्तियां मेरी बहनों को समर्पित करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए गम की घटा को आंख का काजल बना लिया, गम की घटा को आंख का काजल बना लिया, यादों को यूं समेटा कि आंचल बना लिया, जीने का कोई और तरीका न रहा तो, जीने का कोई और तरीका न रहा तो, तरीका न रहा तो, खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, खुद को तुम्हारे प्यार में पागल। मैं पुरुषों को ऐसा कहते हुए बहुत सुनती हूँ कि एक स्त्री, इनकी पत्नी, इनकी प्रेमिका या इनके जीवन में जो भी स्त्री है वो इनसे क्या चाहती है ये कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है, क्या निस्वार्थ समर्पण है उसका। 4 पंक्तियां हैं। स्वागत स्वागत। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए, लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार। अंकल आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, मुझे आपकी मूंछों से बहुत डर लग रहा है। आप चाहें तो इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ देती। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दे दीजिए। तो मन तो दे देंगे, लेकिन तुमने अंकल बोल के जो गोबर किया है, तो उनको भूतपूर्व नौजवान भी तो बोल सकते थे। इतने भी अंकल नहीं है जितना तुमने उनको बना दिया। अंगारे के ऊपर राख जम जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि अंदर धधक नहीं है, अरे फूंक देते ही लाल हो जाएगा।
बहुत देर से देख रहे थे, वो मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे थे। बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा, बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा। वो फोटोग्राफर बार बार फोटो लिए जा रहे थे, बार बार लिए जा रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था हमारे कवि कहते हैं कि फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा, एक बार पूरे जोश में फिर आए हैं दादा। जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए हैं दादा, एक हारमोनियम खरीद। चार पंक्तियां हाजिर करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से कविताएं लिखती, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत चार पंक्तियां मेरी झोली में मुझे सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सुनाना चाहती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, अच्छा है। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। अच्छा है। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के इस रावणों पंक्ति पर जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसे आश्वस्ति दीजिए कि हम सब उनके विचार से सहमत हैं। क्या बात है पत्नी, बहुत अच्छा। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, कविता में शिष्टता का समावेश न भूली। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का इस माइक पे थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। हिंदी की बेटी जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंख का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस अपनी ये हिमा दास तिरंगे की शान है, खेलों में ये भारत का नवल देश गान है, जिन बेटियों को अपना सम्मान दे सके, जिन बेटियों को अपना सम्मान दे सके, वो बेटियां ही जग में भारती कमाल है, वो बेटियां ही जग में भारती कमाल है, वो बेटी। आप लोग चाहें, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक हास्य का गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। इजाजत किस तरह दी जाती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक हास्य का गीत आपको सुनाना चाहती हूँ और सीधे सीधे आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। ढूंढो ढूंढो रे, और ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया। जब तक सब ताल के साथ, शब्दों के साथ, लय के साथ ताली नहीं बजाएंगे, मैं सारी रात यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सावरिया मेरा खो गया मेले में, रात हो गई छोड़
पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नबेली, पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नबेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहां बेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजले में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा खो गया। और किस बात पर वो मुझसे रूठ कर चला गया, अपनी पीड़ा आपसे बांटना चाहता हूँ। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दू धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दू धेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा भोग। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया। मैं उनको एक देखिए, मैं यहाँ पर मंच पर सबसे छोटी हूँ, आप सबसे छोटी हूँ, हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है हम उसे सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, तो आप लोग भी सबसे ज्यादा तालियां मेरे लिए बजा दीजिए। एक बार उनको समर्पित करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अंत में जाकर वो मुझे कहाँ मिला, उसकी पीड़ा, अपनी पीड़ा आपसे बांटना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। भाभी जी आप तो रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पर डालने वाली हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक बहुत छोटा सा बहुत मन का गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, वो गीत भी आप अच्छे से सुन लेंगे तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मेरा बहुत प्रिय गीत है और आप लोग भी उसको उतने ही प्यार से सुन लीजिए। स्वागत। मेरा अच्छा, यहाँ पे जितने पति ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे वापस पहुंचते हैं, उनको ये गीत समर्पित है। यहाँ आधे से ज्यादा इतने हैं जो दूसरे दिन के 10 बजे भी नहीं पहुँचते, और फिर भी पहुँचते तो कहीं और पहुँचते हैं। लेकिन मित्रों, ये दिल्ली से चलकर आई है, दिल लेकर आई है, ये अपने बिंद से ये सोचकर ना जाए कि मुझे कम आशीर्वाद मिला। इसका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोले से जैसे कोई बांसुरी बजाए, एक गीत गंगा एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय परवीन को मन दीजिए। मेरा सांवरिया हाय, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे। मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा था और हाय, मैं बिरहा की मारी मेरा जियरा जर जर
जाए रे मेरी आँखड़ियों से छम छम बरसे नीर जी, छम छम बरसे नीर। दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर। और हम गृहिणियों को, हम पत्नियों को हर सुबह अपने घरों में एक दृश्य देखने को मिलता है, आपसे बांटती हूँ। टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली शाम ढले घर आए। टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली शाम ढले घर आए। देहरी दरवाजे, देहरी दरवाजों से बांटू अपनी पीर जी, बांटू अपनी पीर। दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर। और एक बंद बहुत अहम प्रस्तुत करती हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि आपके दिल की बात मैंने कह दी है तो आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, क्या बात है। छुट्टी वाले दिन भी मेरा बार बार दिल तोड़े। मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, छुट्टी वाले दिन भी मेरा बार बार दिल तोड़े। मॉडर्न रांझा वो, मॉडर्न रांझा वो, मैं वही पुरानी, वही पुरानी हीर। दुनिया के टुकड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर। दुनिया के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम पद्मिनी है और शायद बहुत कवि कुल की ही बेटी हूं मैं, और शायद बहुत सोच समझ के मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा। अभी पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी पद्मावत करके, जिसमें पद्मिनी की कहानी दिखाई गई थी। तो 21वीं सदी की पद्मिनी होने के नाते, या फिर वो पद्मिनी अगर आज जिंदा होती तो इस समाज से, सारी दुनिया से और आप सबसे क्या कहना चाहती, अपने परिचय की कुछ पंक्तियां हाजिर करती हूँ और उसके बाद अपने स्थान पर जाती हूँ। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी, फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ। ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूँ। कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूँ। हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूँ। सिंधु, साक्षी, हिमा, साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया। चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। तन को वर्दी, हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं। बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी। खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आदरणीय पद्मिनी शर्मा, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करती हुई पंक्तियां पढ़ी। एक बार जरा तालियां बजाकर आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के कवि हैं बालक राम शाद। उन्होंने कहा कि ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। और पद्मिनी शर्मा ने वो महक आपके बीच में कविताओं के रूप में प्रस्फुटित की। निश्चित रूप से अमित ने जो विषय शुरू किया था, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी जी का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, एक ऐसी आयरन लेडी हमने हिंदुस्तान को दी। लेकिन कभी वो स्वर्ग से अब हिंदुस्तान को देखती होंगी जब हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां असुरक्षित हैं। तो माणिक वर्मा जी ने कहीं पर लगा था कि पीढ़ी को गुलामी की आदत पड़ जाएगी, पिंजरे में रखा हुआ पंछी उड़ा दो। और नारी की व्यथा सुन के बोली अहिल्या, प्रभु मुझे फिर से तुम पत्थर बना दो। ये हमारी उपलब्धि है जिस पर हमें रोना चाहिए, जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन नहीं, हम चिंता ज्यादा कर रहे हैं। आइए मैं एक ऐसे व्यंग्यकार को आवाज देने के लिए आया हूं जो इस समय भारत के जनमानस की आवाज बनकर देश दुनिया में अपनी बात रख रहे हैं। राजनीति के उड़न खटोले क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बड़े संचालक रामरिक मनोहर जी ने 2 पंक्तियां कवि माणिक वर्मा जी के लिए कही थी। आज वो 2 पंक्तियां मैं संपत सरल के लिए न्यौछावर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सागर मंथन जब हुआ तो निकले रत्न अनेक। और अगली पंक्ति पर आप सब लोग विंध्य प्रांत के, विंध्य क्षेत्र के लोग, सिंहावल की धरती के लोग, आदरणीय कमलेश पटेल जी के पीछे खड़े हुए वो लोग जिनके कारण कमलेश्वर पटेल सरी का बड़ा व्यक्ति राजनीति में खड़ा हुआ, उन 3 महापुरुषों को याद करिएगा जिन्होंने इस क्षेत्र को विकास की नई राह दिखाई। मैं भाई संपत सरल को बुला रहा हूं कि सागर मंथन जब हुआ तो निकले रत्न अनेक, पर व्यंग समुद्र मथा गया तो निकला संपत एक। 2 तालियां बजाइए आदरणीय संपत सरल, जयपुर, राजस्थान, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मांड। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय, महनीय उपस्थिति विधायक महोदय आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, मंचासीन कवि, सुधी श्रोताओं, शशिकांत ने बहुत अच्छा संचालन किया। राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हों, लेकिन जिस कुशलता और कारीगरी के साथ में ये अपनी बात कहता है, मैं हमेशा इसका कायल रहा हूं। जब जब भी मैं गया हूं कवि सम्मेलन में, इसका संचालन हो, सामने से कोई टोक देता है तो ये हर बार कवि के समर्थन में रहता है, चाहे उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो। मैं खुद इस बात का साक्षी हूं। इस समय देश में जिस तरह का माहौल है, कुछ लोग निराश हैं। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। किसी शायर का शेर है ना कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये जितने चित्र आपने लगा रखे हैं, इन्हीं से प्रेरणा ले। ये लोग आजादी लेने के लिए लड़े थे, हमें आजादी बचाने के लिए लड़ना है। बड़ी बात है संपत भाई, वाह 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 वाह। पूछना चाहे कुछ भी कहे, पद्मनी ने बहुत अच्छी वंदना की और अच्छा रचना पाठ किया। मातृशक्तियां बैठी हैं। एक तो ये कवि लोग महिलाओं को हल्के में मत लिया करो, भले ही संख्या कम हो। हाँ, इनका जैसा त्याग और समर्पण आपको कहीं मिलेगा नहीं, पुरुषों में तो देखने को नहीं मिलेगा। वो पति ने डींग हाँकते हुए कह दिया, पत्नी से मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। मुझे क्या है, मेरी इमेज बना दी मोदी विरोधी की, जबकि कला का तो काम ही प्रतिरोध है। वो चाहे कविता नहीं, शिल्प हो, चित्रकला हो, संगीत हो, गीत हो, उसका तो काम ही प्रतिरोध है। मुझसे लोग इस कदर यूं सोचते रहते हैं कि ये बस मोदी का विरोधी है। मैं अगर ये भी कह दूं कि 2019 में मोदी जी काम के दम पर दोबारा जीत कर आए हैं, तो पीएमओ से फोन आता है कि शर्म नहीं आती हमारे प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। मुझसे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी, बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। हम तो खुद विपक्ष में हैं। देखो, प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
आवाज चली। और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या जानबूझकर सत्ता के दम पर कमजोर किया जाए तो विपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की, इन सब की हो जाती है। हम उचित दायित्व का निर्वहन करते हैं। पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं। अभी कमलेश्वर जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी था कि काफी पत्रकार बैठे हैं, कई पत्रकार रास्ते में हैं। हाँ, अब ये पता नहीं रास्ते में जितने हैं और रास्ते पर कितने हैं। भाई इसको तो ताली आनी चाहिए थी यार, जोरदार बजा, इससे क्या करें। लेकिन जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, प्रिंट मीडिया की हो, वो दायित्व का निर्वहन कुछ हद तक करते हैं। हालांकि बाजार का दबाव हो या सत्ता का प्रेशर हो तो चीजें अलग हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि जन भावनाएं, जनता की जनहित की चीजें उठती रहनी चाहिए। इनको कोई वैसे डराता धमकाता नहीं है। ऊपर वाले को किसी को डांट डपट हो जाती है तो नीचे वाले वैसे ही चुप हो जाते हैं। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत बढ़िया जुमला कहा। बोले, मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियाओं की शिकार कर लेते हैं। एक गोली से मरती है, 2-3 धमाकों से, और बाकी देखा देखी। अच्छा, आपने देखा हो कि मोदी जी में क्या तमाम भाजपाइयों में आक्रामकता क्यों है? हालांकि यहाँ बैठे हो तो मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि मैं भी माफी मैं क्या मांगू, ये ड्यूटी तो उनकी बनती। वो यहाँ बैठे हैं। ये आक्रामकता क्यों है? उसका एक कारण है। जिस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता है वो जुलाई में एडमिशन होते ही 2-3 बच्चों को पीट देता है। और कुछ नहीं होता है। बड़ा फिर उसका साल भर सम्मान रहता है। तो यार बड़ा मास्टर बड़ा जोरदार। इन चीजों से कुछ नहीं, समय है। ये भले कितने भी रूप बदले, निराश होने की जरूरत नहीं है। मारीच से ज्यादा मायावी थोड़ी है। जब बड़े बड़े सिकंदर चले गए तो समय परिस्थितियां चली जाती। 2 चीजें ध्यान रखो हमेशा। फासिज्म से, तानाशाही से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। सीरियसली मत लो। सामने से अगर कोई कुछ कहता है तो हंसना शुरू कर दो। जैसे मन की बात होती है तो मैं हंसने लग जाता हूं। वो अपनी कहते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं। मुझे कई मिलते हैं ऐसे जो होमवर्क देते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे, व्हाट्सएप पे बहसबाजी, इन कामों में मत उलझा करो। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। हम कर ही रहे 6-7 साल से। आपकी बात पहुंचेगी। मुझे कई लोग कहते हैं, जैसे 2019 में दोबारा जीते मोदी जी, तो एक भक्त का फोन आ गया। बोले, और सुनाओ क्या हालचाल है? मैं सहज रहता हूं। मैंने कहा हालचाल ठीक है, और सुनाने के पैसे लेते हैं। बोले, फिर जीत गए मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे होमवर्क मत लो। ये अच्छा है। चुपचाप अपना काम करते रहो। एक दिन तो सच्ची घटना हुई है कि इनकम टैक्स के अधिकारी थे बड़े, उन्होंने मजाक कर दी ऐसे ही। बोले, जी सरकार के खिलाफ इतना लिख दो, कभी छापे वापे वाले आ जाएंगे। मैंने कहा, जी हिंदी साहित्य के साहित्यकार के घर में छापा के नाम पर, गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और मान लो आप किसी के दबाव में आकर के छापा डालने आ भी जाओगे तो हम भी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो सहज रहा करो। उन्होंने होमवर्क के लिए लोग बाग छोड़ रखे। भक्त तो आप जानते हो, भक्त उसको कहते हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। हाँ। अब कई लोग उनको अंध भक्त कहते हैं। मैं कहता हूँ भक्त होने के बाद में अंध लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो शब्द का दुरुपयोग है। तो ऐसे भक्त लोग आपको काम देते रहते हैं, उनके भी अकल आ जाएगी। उनके लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे? धीरे धीरे सुधार है। हाँ। ध्यान से देखा करो, चेहरा दाढ़ी से ज्यादा लटक रहा है। सब सुधरेंगे धीरे धीरे। तो होमवर्क मत लो। हाँ, बढ़िया।
और इनको हाथ कुछ नहीं आएगा भक्तों को। मुझे हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी याद आ रही है। जब लंका जीत ली गई, भगवान राम, सीता और सारे तमाम लोग अयोध्या आ गए और उनका राज्याभिषेक हो गया। 5-7 दिन तक बड़ा उत्सव, धूम धड़ाका सब रहा। जब सब चीजें निपट गई तो जितने भी वानर भालू थे वो बोले, महाराज अब सब कुछ हो गया, बोले हमारी भी कोई रोटी पानी का जुगाड़ करो। तो भगवान बोले, भाई अब सब चीजें हो गई, कोई काम दाम शुरू करो। बोले, जी हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। तो जो सिर्फ जय बोलने का काम करते हैं उनको एक दिन पछताना पड़ेगा। आदमी का काम है, वोट दे दिया, अब प्रतिपक्ष की भूमिका निभाओ, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करो, वरना नुकसान सबका होगा। स्वागत है। अभी पद्मश्री के लिए एक मैडम ने कह दिया, पद्मश्री मिलते ही कि साहब आजादी भीख में मिली थी। इस देश में दरअसल मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। हाँ, अब तक तो काम देख करके पद्मश्री दी जाती थी। ये पहली पद्मश्री है जो देने के बाद में काम शुरू किया गया। ये है, बैठे दो। इशारा कर दिया कि भैया पद्मश्री दे दी, अब काम करके दिखा। काम पे लग और अगली लग गई दूसरे दिन से। बड़ी प्यार मोहब्बत की कविताएं पद्मिनी ने सुनाई और काफी आनंद भी आप सब लोगों ने लिया। एक समय ऐसा था मंत्री जी, मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, वाह। भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा, नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी लेकर सिनेमा जाए, शहर सपाटा क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले, भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता, बस उसी को ढूंढना। ये प्यार मोहब्बत की चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक देखो, एक बात तो है, भ्रष्टाचार में कमी जरूर आई है पिछले 7 साल में, ये बात तो माननी पड़ेगी। रेटें डबल हो गई, गारंटी आधी है। हाँ, व्यापम जानते हो आप, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, मैं समझाता हूं। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और तालियां आपकी अब बजेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। मैं 2 रचनाएं सुनाऊंगा, एक रचना मैं आपको पहले सुनाता हूं, उसका शीर्षक सुन करके ही आप तालियां बजा देंगे। रचना का शीर्षक है मन की बात। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कवि सम्मेलन में आखिर तक वही लोग बचते हैं जो या तो सब कवियों को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हुए थे। मन की बात। शरद जोशी जी गद्य सुनाते थे, केपी सक्सेना जी गद्य सुनाते थे। कभी यूट्यूब पे देखना, एक आध क्लिप उनकी पड़ी होगी। तो मैं कविताएं नहीं सुनाता, गद्य सुनाता हूं, अंग्रेजी में जिसको प्रोज और उर्दू में नस्र कहते हैं। वाह, मन की बात। स्वागत है। कोई कुछ भी बात करे, हाँ, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। ध्यान से सुनो, यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं।
लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। संपत भाई, वाह। अब आपकी तालियां उठेंगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वे खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह उठाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। अच्छा, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। अब ध्यान से सुनना, काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले, व्यंग पकड़ना, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और व्यंग तो अब है, भरपूर समर्थन आपका अब मिलेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो ये तालियां भरपूर बजाना अच्छा लगे तो, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वह दीवार ही होते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है भैया। मन की बात अक्सर शुरू यहाँ से होती है, भाइयों और बहनों। कोई बात नहीं, बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। हाँ वो समझ गए। खरीदने के बाद इतने ही बचे होंगे। प्रोग्राम से पहले मैंने इशारा कर दिया था कि मैं पीता नहीं हूं, तो बोले आप पैसे ले लेना। आपका आदेश तो पाना। इतना अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसमें हम दे रहे हैं। हाँ अभी लेंगे आपसे। पैसा नहीं दे रहा हूँ, आपका आदेश पालन करें। ये क्या है बाबूजी, कवि सम्मेलन की परंपरा थोड़ी दूसरी होती है, वो कोई खास बात नहीं। नहीं, इनको चेक करो आए हैं कि भेजे गए हैं। आए हैं ना? शोध का विषय ये है कि इतनी महंगाई के बावजूद इनके पास 50 रुपए कैसे बच गए। आए भी है और लगा के आए हैं। पेट्रोल दो तरह का होता है। हमारे यहाँ 8 बजे बंद हो जाती है। उसका फायदा ये हुआ कि सारे शराबी पंचुअल हो गए। आनंद क्या है, ये चीज ही ऐसी है। वो हमारे गांव में एक आदमी को शराब की लत थी, हाँ, तो दुखी होकर के पत्नी ने पीट दिया, छूट गई बेचारे की। 4-6 महीने बाद कहीं से तलब लग गई तो किसी से 10 रुपए उधार लेकर के चोरी से एक पौवा पियाया। घर में घुसते दरवाजे में मिल गया बेटा। उसने वो लड़खड़ाहट और वो सारी चीज देखी तो बोले बापू आज तो नशे में। बोलो ना तेरी सौगंध। तो बेटा बोला कि सौगंध मत का मुंह सूंघा। बाप बोला साले चोरी से तो 6 महीने में एक पौवा पी के आए, उसको तू सूंघ जा। एक बार ताली बजाओ शुरू। वो थोड़ा क्या क्रम बंद हो जाता है, लेकिन ये भी आनंद है कवि सम्मेलन। इसी से तो रंग बनता है। सब लोग एक जैसा सोचें, सब लोग एक जैसा पहने, सब लोग एक जैसा बोले। ये हिंदुस्तान थोड़ी है, ये अलग अलग तरह के रंग। क्या बात है।
मैं पैसे लेकर के मैं पी भी लेता, लेकिन मेरे कोटे के मेरे पिताजी पी गए। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है। भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है, तालियां बजाना, ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे मास्टर जी कक्का बारकड़ी सिखाते थे, अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर, अब भरपूर प्यार मिले आपका, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। और समापन करता हूं, मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। एक बार जरा तालियां बजाकर अपनी सहमति व्यक्त करिए। जिस शिल्प को लेकर भाई संपत सरल पूरी देश दुनिया में डोल रहे हैं, वो बड़ा कठिन काम है। ये ना समझो कि हम हालात से डर जाएंगे, बात ईमान की आएगी तो मर जाएंगे। तुम अपने तलवों को फूलों से बचाकर चलिए, हम तो कांटों से भी गुजरे हैं, गुजर जाएंगे। ये कांटों से गुजरने वाला जो उपक्रम लेकर भाई खड़े हुए हैं, जो आपका एक जने का उठना बैठना भी कभी को थोड़ा सा मानस उसका भंग होता है। मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास से कोई उगे भी तो उसको वहीं नष्ट कर लीजिए। स्वागत है। नहीं, वो मोहब्बत है, सब कवि सम्मेलन में चलता है। बहुत अच्छी वंदना की, और आज एक शशिकांत ने कवियों का चयन भी बहुत अच्छा किया, ये इस बात को भी मानना पड़ेगा। वरना तो पिछले दिनों में एक कवि सम्मेलन में ऐसा फंसा, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी, और वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह, मांग वाजिब है। मुझसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। देखो, एक तो डिजिटल इंडिया भी बहुत अच्छी चीज आई है, और ये एक बढ़िया काम कर दिया मोदी जी ने। सब काम मिनटों में होता है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 घंटे में भाग भी सकता है। और बिजनेस तो इतना आसान कर दिया प्रधानमंत्री ने कि कोई भी आदमी कोई भी व्यापार कभी भी कर सकता है। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। दुकान पे पहुंचने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है, तो दुकानदार भी मजाक पे उतर गया। मेरा मित्र था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। बोले कविराज आज भी बीमार पड़ गए क्या धनतेरस को भी? मगर ना, 2 कारणों से आया हूँ। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही की सबसे कम भीड़ थी। बोला ठीक कह रहे हो, हम भी दूसरों की बिक्री देख करके सोच रहे थे कि आज के दिन दवाई की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसा ठीक से कमा लेते। वो 3 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं, बात का आनंद लेना।
मैंने कहा सिख साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। लेकिन कमलेश्वर जी, एक बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि कांग्रेस ही एक आदमी को इतना टारगेट क्यों करते हैं, और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री से डिग्री पे ही सवाल उठाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है भाई। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में दो नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और ये शशिकांत कह रहे थे, बोले भाई साहब जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। बातों का आनंद लो आप लोग। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल हम जिस दौर में जी रहे हैं वो बाजारवाद का समय है। बाजार और बाजारवाद दो अलग चीजें हैं। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ये होता है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह, अच्छा है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। वाह वाह वाह। इस बात को महात्मा गांधी समझते थे। मल्टीनेशनल, आपको लगता है पूरा परिदृश्य देखो आप विश्व का, चाहे वो जिनपिंग हो, पुतिन हो, जाइस बोल्सोनारो हो, ट्रंप थे, अपने वाले हैं, पड़ोसी मुल्कों के हों, कोई भी आप देख लो, लगता है कि जनता राजा का चुनाव करती है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। पर्दे के पीछे 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। वाह 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 वाह। सबके नारे एक जैसे, सबके भाषण एक जैसे, सब पहनने में वही नाटक ड्रामा करते हैं, सबकी सारी बॉडी लैंग्वेज सब एक जैसी है। उन्हीं सब चीजों को, बाजार की बदमाशियां, बाजारवाद की बदमाशियां जिस दिन पकड़ लेगा आदमी, तब ये पूरी राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। कांग्रेस शायद इस बात को समझने में थोड़ी सी देरी कर गई। ये सब उन्हीं के बिठाए हुए हैं, जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे नीचे उतार करके दूसरे को बिठा, और वो टाइम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। सब कुछ ब्रांड आधारित हो गया। सोशल मीडिया जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपसरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो, कपड़े तक नहीं बदले। आक्रामकता से बचो। देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो ना तो वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं, न वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में बदलता है। भुगतना सबको पड़ता है। प्रेम मोह रहनी चाहिए। राम सबके हैं, सबके थे, सब राम के हैं। लेकिन क्या है, हम राम के वंशज है ना। सब कुछ लूट पीट करके खो करके सड़क पे आ जाते हैं, तब समझ में आता है कि सोने का हिरण नहीं होता। तो इस बात को पहले ही समझ लो, सोने का हिरण नहीं होता। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं जो आज के कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधि रचना है। हो सकता है सोशल मीडिया पे कई लोगों ने सुन भी ली होगी। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वो दरअसल सच लिखना चाहते हैं, लेकिन ये जो लिख करके ले जाते हैं वहां तो फिर दूसरा एक विज्ञापन छपता है। इनकी कलम जेब में पड़ी रहती है और कैमरा कंधे पे, लेकिन हाथ पीछे बांध दिए तो ये कुछ कर नहीं पाते।
चीजें कहीं और से संचालित हो रही। टेलीविजन पे बहस देखते हो आप प्राइम टाइम पे? हाँ, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन भैंसे आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह, और तालियां बजाना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। हाय, 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 हाय। यहाँ तो खैर अखबार अच्छे निकलते होंगे, हमारे यहाँ तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से फोन आ गया, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। हाय, हाय। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया कि संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ऑफर नहीं बांटता है, जिस दिन किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब मीडिया का बड़ा भाग, सब नहीं, अपवाद भी होते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह, वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट छापता है। मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है, इनको भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हाय, 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 हाय। तो वक्त तो सबका हिसाब लेगा। अच्छा, पुराना जो समय था, जिन आजादी के आंदोलनकारियों के चित्र आपने यहाँ टांग रखे, उनके क्या सपने थे, हम कहाँ तक पहुंचे, एक रचना मैं आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। उसके बाद हम शशिकांत को आदरणीय अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में उनकी कविता गजल जो भी वो सुनाए वो हम सुनेंगे। एक रचना मैं आपको सुना। स्वागत भैया। लोग कहते हैं कि साहब आप इतना तीखे क्यों हो जाते हो, उसका एक कारण है। फिर मैं एक शायर का एक शेर सुनाता हूँ कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा। वाह, 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 वाह। तो बोलना पड़ता है, आवाज उठनी चाहिए। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। मंत्री महोदय मैं आपको समर्पित करता हूँ, हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं जिसने सुविधाएं बढ़ा दी, सुख कम कर लिया। भौगोलिक दूरियां नजदीक आ गई, आदमी से आदमी दूर हो गया और अब तो खुद से दूर होता जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ऑनलाइन शिक्षा हुई, वर्चुअल शिक्षा हुई। हमने सोचा भाई कोरोना की वजह से होगी। अभी अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री, तो बाइडेन से मिलने से पहले उन्होंने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। तो भूले बिसरे ऐसी चीजें छनके आ जाती हैं। तो उन सीईओ से उन्होंने कहा कि आपको एजुकेशन के फील्ड में डिजिटल पे काम करना है। उसकी नींव तो हमने डिजिटल एजुकेशन की नींव तो कोरोना के टाइम में रख दी। हमने तो सोचा ये मजबूरी में रख रहे हैं, तो नींव रख रहे थे। क्या बात। देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना, परिवार के लोग यहाँ बैठे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पे उठा लेना, आज वो सज्जन के आने से थोड़ी सी एकाग्रता भंग हो गई, लेकिन बहुत अच्छा आप सुनते। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त था और परिवार में बोलचाल बंद है। आप लोग इन कवियों को बुला करके पैसे देते हो, उन पैसों से हमारे घर चलते हैं। क्या कड़वा। उसके बावजूद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हाय, हाय। हमारी कोशिश रहती है जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नई पीढ़ी उनका सानिध्य हासिल करे, शब्दों की तरफ लौटे, किताबों से मोहब्बत कर ले। एक निवेदन कर दूं, भ्रम में है मोदी जी, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह, 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 वाह। तब देखिए पुराने समय की विरोधाभास, कितना आनंद और उल्लास था। आप तो अच्छे दिन रहने दो यार, हमें तो हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, बुरे दिन। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। अच्छा है। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी
और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। आए हैं, आए हैं, आए हैं। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन